व्हाट्सअप गाइस, दानिश हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि मैंने आखिर कनाडा क्यों चूज़ किया, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, टाइमलाइंस क्या है, कितने पैसे लगे, मैंने कोई एजेंट यूज़ किया या नहीं, आसान है आयरलैंड से या फिर फॉर दैट मैटर यूके से जो है कनाडा मूव करना या नहीं, स्टार्ट टू एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि नो मैटर व्हाट वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि द प्रोसेस इज़ डेफिनेटली नॉट सिंपल। आप किसी कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी की बात कर रहे हो, प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स टीडियस। ठीक है, यहाँ पे आपकी टाइम कमिटमेंट, पैसों की कमिटमेंट, एनर्जी की कमिटमेंट सब जाती है, और बहुत सारे ऐसे पिटफॉल्स हैं जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन हैज़ अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो प्लीज़ आप वीडियो जो है वो स्किप मत करना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन इन दिस वीडियो, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो आई माइट स्प्लिट इट डाउन इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ व्हाई कनाडा, कि मैंने कनाडा क्यों चूज़ किया। अब जो मैंने अपनी टॉप 5 रीजंस वाली अभी इससे पहले वीडियो बनाई थी, राइट, विच इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट वॉच बाय द वे, उसके अंदर अगर आप कमेंट्स देखो तो उसमें काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे ये पूछा कि आपने यार यूके कंसिडर किया या नहीं, आपने लग्जमबर्ग या कोई और अदर यूरोपियन कंट्री आपने कंसिडर करी या नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर कंसिडर किया या नहीं। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली मैंने कंसिडर किया, बट वो जो टॉप 5 रीजंस थे, बाकी इफ़ यू वांट टू चेक दैट वीडियो आउट, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वन ऑफ द पॉइंट्स यूके के लिए खास करके अगर मैं बताऊँ, जैसे पेरेंट्स का जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, राइट। आप पेरेंट्स को यूके आज की डेट में नहीं बुला सकते, पहले बुला सकते थे, बट आज की डेट में वो थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो डाइसी है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई केम टू रियलाइज, राइट। और प्लस यूके जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डाइसी सिचुएशन में चल रहा है कि यार ब्रेग्जिट भी हो गया, एंड देन उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थोड़ी सी चल रही है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 3 प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह चेंज हो गए या जैसे भी है, गैस प्राइजेज एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेज आर वे टू हाई। आपको पता है, राइट, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग द न्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो वो वाला रीज़न था कि मैंने यूके थोड़ा सा जो है साइड ट्रैक्स पे रखने का सोचा। बाकी रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो कंपेयर टू कनाडा, मैंने अपने आप से जो पूछा, कंपेयर टू कनाडा ऑस्ट्रेलिया कितना ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली है। और हम इस एज में है कि हम थोड़ा सा रिस्क वगैरह ले सकते हैं, बट जहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, राइट, पेरेंट्स की भी आप स्टेबिलिटी चाहोगे या जैसे भी है, वन ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कवर किया था, तो वो कितना ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली है, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, राइट, और आपके लिए भी ऑब्वियसली। कंपेयर टू कनाडा आई एम श्योर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली होगा। काफ़ी हमारे, आपके, मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स जो हैं आजकल जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, नो डाउट इन दैट, बट कंपेयर टू कनाडा कितना ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली है, तो वहाँ पे भी मैंने फॉर सम रीज़न कनाडा चूज़ करना ज़्यादा बेटर समझा। रही बात किसी यूरोपियन कंट्री की, लग्जमबर्ग एंड डिफरेंट कंट्रीज़, तो वहाँ पे एक फैक्टर आता है कि आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, इवन दो आपकी एजुकेशन एंड ऑल दैट वो सब इंग्लिश में होगी, काफ़ी लोग आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, बट इट्स नॉट गोना बी फॉर एवर। आपको कहीं ना कहीं कोशिश करना पड़ेगा कि यार नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव कल्चर के हिसाब से आपको अपना एडजस्ट करना पड़े। लेकिन क्या ये टाइम जो है वो बेस्ट है, ये मैंने अपने आप से पूछा, तो उस चीज़ के लिए भी कनाडा वाज अ लिटिल हायर फॉर मी। तो मैंने ओवरऑल जो है अपने जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए थे, या इससे पहले मैंने कनाडा के जो पीआर के एडवांटेजेस बताए थे, जो सारी चीज़ें मैं आउटलुक कर रहा था, जो देख रहा था पर्सनली, जो मेरे हिसाब से है, उन सब में कनाडा वाज चेकिंग आउट टू बी द बेस्ट वन। दैट्स द रीज़न कि बाकी सारे कंट्रीज़ को चूज़ ना करके मैंने कनाडा की तरफ जाने का प्रेफर किया। बाकी अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या मैंने कोई एजेंट या कोई काउंसलर या इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है वो यूज़ किया या नहीं। तो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर ये है कि एब्सोल्युटली नॉट। और उसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस हैं, मैं 2 रीजंस आपको बताता हूँ, राइट। अपने टाइम पे जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे काउंसलर्स वगैरह से कॉल करके या डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा कि भाई कितने पैसे लोगे या जैसे भी है, जो भी है। तो उनकी कंसल्टेशन फ़ीस जो है दैट वाज 1.5 लाख रुपये फॉर परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। ठीक है, कुछ ने तो यार 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक की बात करी, एंड दैट डज नॉट इंक्लूड वो वाली एप्लीकेशन फ़ीस जो आप कैनेडियन गवर्नमेंट को देते हो, दैट इज़ ऑन टॉप, राइट। तो 1.5 लाख इनकी, दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि जब मैंने आप रिसर्च बहुत एक्सटेंसिवली करते ही हो जब आप अपना कोई बड़ा स्टेप लेते हो, तो अपने फ्रेंड से बात करने के बाद भी उस टाइम पे काफ़ी वीज़ा रिजेक्शंस एंड ऑल दैट आज भी चल रहा है, आपके सामने ही है। तो ये चीज़ एक सिक्स सेंस या एक ऐसी इंट्यूशन आई कि यार जो एजेंट्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए, वो उतना पेन या उतना एफर्ट लेते हैं या नहीं, या अपने जस्ट नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के हिसाब से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे तो है वो आपकी ड्यू डिलिजेंस, आप वेरीफाई करोगे, आप वैलिडेट करोगे। तो जब सब कुछ खुद ही हमें करना था, तो फिर मैंने ये सोचा कि यार इट्स मच बेटर कि स्टार्ट टू एंड सारा प्रोसेस मैं खुद ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी टू बी ऑनेस्ट उतनी ज़्यादा फीस देने के मूड में मैं था नहीं, बट व्हाट, इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आई एक्चुअली केम टू रियलाइज़ कि
कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इमिग्रेशन एजेंट्स वगैरह या ये जो कंसल्टेंसीज होती है वो उतने ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं, राइट? ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, बट नाउ दैट आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स माई सेल्फ, आई नो इट, ठीक है ना? और मैं किसी की हेल्प कर, मैं फॉर दैट मैटर आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या फॉर दैट मैटर किसी आपके फ्रेंड की, अपने खुद की, या जैसे रिलेटिव्स की, किसी की भी फॉर दैट मैटर हेल्प कर सकता हूँ। बाकी नीडलेस टू से, अगर 1% आपको भी 1-on-1 प्राइवेट क्लास की या 1-on-1 प्राइवेट कुछ कोचिंग की, या जैसे भी अगर आपको ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, फील फ्री टू चेक दैट आउट। बाकी नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसेसिंग टाइमलाइन का। अब यहाँ पे 2 चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, राइट? जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, दैट इज़ द फर्स्ट डेट, और जब आप लैंड कर जाते हो कनाडा में, दैट इज़ द सेकंड डेट, राइट? जब आपके पास पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आता है, बहुत सारे लोग वहाँ तक अपनी टाइमलाइंस लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि जब आपके पास पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आया, दैट डज़ नॉट मीन कि आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए, राइट? अगर मान लो 1 जनवरी को आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आता है, बट आप अप्रैल में लैंड करते हो, तो अप्रैल विल बी द डेट जब आप एक्चुअल में ऑफिशियली परमानेंट रेजिडेंट बनते हो, राइट? आपको कनाडा में लैंड करना ज़रूरी होता है। तो वो वाली जो मेरी स्टार्ट टू एंड जो ड्यूरेशन थी, दैट वाज 520 डेज़, यानी कि 1 ईयर 5 मंथ्स एंड 4 डेज़। इतनी ड्यूरेशन थी फॉर मी टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको पूरी टाइमलाइन जो है वो स्टार्ट टू एंड पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। फुल चांसेस हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल सर के ऊपर से जाएंगे, इन दैट केस जाने देना, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं आपको सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा, बट जस्ट इन अ हाई लेवल मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स बताता हूँ, राइट? प्रोफाइल क्रिएशन डेट जो थी मेरी, दैट वाज 25 नवंबर 2020। इस डेट को मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी थी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है टेरिटोरियल इंटरेस्ट लेटर, दैट वाज ऑन 16 फरवरी 2021, तो काफ़ी महीनों बाद। नॉमिनेशन लेटर जो मुझे मिला, दैट वाज ऑन 18 जून। ITA, which stands for invitation to apply, that happened on 23rd June 2021. फिर confirmation of online application transmission happened on 26th August, once again कुछ महीनों बाद। फिर AOR, which stands for acknowledgement of receipt, that happened on 26th August 2021. Biometrics collection happened on 15th December 2021. फिर medicals की जो request थी, that happened on 15th December as well. Biometrics जब पास हुआ मेरा, that happened on 5th January 2022. PPR, which stands for passport request, that happened on 17th February 2022. Counterfoil generation happened on 11th March 2022. Passport received happened on 21st March 2022. COPR, which stands for confirmation of permanent residency, happened on 21st March as well. फिर landed या फिर permanent resident जब मैं actual में बना, that happened on 28th April 2022. In total 520 days, 1 साल 5 महीना और 4 दिन, ये ओवरऑल जर्नी थी। अब हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट जो है बिल्कुल ऊपर से निकले हो कि यार ये होता क्या है। बाकी आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझो कि कितने सारे फेजेस, कितने सारी पॉइंट्स के थ्रू आपकी फ़ाइल को या आपकी एप्लीकेशन को या आपको भी फॉर दैट मैटर गो थ्रू करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट ईजी, मैंने अपनी जैसे वीडियो की स्टार्ट में पहले ही बोला था। बाकी अब वो सारे स्टेप्स क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक लास्ट पॉइंट विच इज़ प्राइस, टोटल कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी वो मैं आपको भी बताता हूँ। बाकी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें मैं नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन और ये सब अभी इंक्लूड नहीं कर रहा, बाकी वो सारे खर्चे एक्स्ट्रा हैं ही हैं, लेकिन सबसे मोटे खर्चे जो हैं मैं आपको वो बताता हूँ। सो स्टार्टिंग विद 1410 यानी कि 1410 कैनेडियन डॉलर्स वाज द एप्लीकेशन फ़ीस, जिसके अंदर PR एप्लीकेशन फ़ीस जो थी वो थी 825 कैनेडियन डॉलर्स। राइट ऑफ PR फीस जो थी वो $500। बायोमेट्रिक्स फ़ीस वॉज $85। उसके बाद आपको एक IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, कब होता है, कौन सी स्टेज पे होता है। उसकी कॉस्ट थी 200 यूरोज़। फिर उसके बाद PCC आपको बनवानी पड़ती है, बट उसकी कॉस्ट थी 500 INR, इंडियन रुपीज़, इंडिया से बनवाई थी। फिर एक मेडिकल टेस्ट होता है, उसकी कॉस्ट थी 365 यूरोज़, क्योंकि मैंने आयरलैंड से करवाया था ऑब्वियसली। और इसके अलावा भी कुछ काफ़ी सारी कॉस्ट वगैरह होती हैं, वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट नहीं है, छोटी छोटी कॉस्ट है, तो ऐड आप अपने आप कर लेना। तो ये जो सारी कॉस्टिंग थी वो मेजर कॉस्टिंग थी, राइट, जो मोटे मोटे खर्चे थे। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे खर्चे और भी होते हैं, जैसे कि आपकी क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन होती है, उस सब का एक खर्चा होता है वगैरह। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी खर्चा नहीं है, लाइक $1000 €1000 उतना महंगा खर्चा नहीं है, छोटे छोटे खर्चे हैं, लेकिन वो सारी मिसलेनियस कॉस्ट में आती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करो तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि इट इज़ फाइनेंशियली डिमांडिंग एज वेल। और अगर पुराने पॉइंट से देखो, आप बोलोगे कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा। बाकी मूविंग ऑन टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो आता है विच इज़ मेंटल प्रिपरेशन। तो मेंटल प्रिपरेशन जो है, इट्स वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप्स जो आपको अपनी जर्नी के स्टार्ट में सोचना पड़ेगा कि अगर आप कनाडा आना चाह रहे हो फॉर दैट मैटर, राइट, तो आप कनाडा क्यों आना चाह रहे हो, राइट।
कि मैं यहाँ हूँ या आपका कोई फॉर दैट मैटर रिलेटिव यहाँ है, कोई फ्रेंड यहाँ है, आप इसलिए कनाडा आना चाह रहे हो, या एक्चुअली पर्सनली आप चाहते हो और आपकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि यार हाँ कनाडा वुड बी लॉट सूटेबल फॉर मी इन दिस सिचुएशन, तब मुझे कनाडा जाना है, राइट। तो आपको अपना माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है तो डेफिनेटली आप कनाडा आओ। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया सूट करता है आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, फॉर दैट मैटर जो भी कंट्री सूट करता है, आयरलैंड सूट करता है तो आप आयरलैंड जाओ। बाकी आपको मेंटल प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी नेक्स्ट स्टेप आता है डिटर्मिनिंग योर एलिजिबिलिटी। अब इसके अंदर काफ़ी सारे क्रूशियल पॉइंट्स आते हैं, राइट। जैसे कि एक मान लो एक आता है FSW विच स्टैंड्स फॉर फेडरल स्किल वर्कर, एक आता है FST विच स्टैंड्स फॉर फेडरल स्किल ट्रेड, एक आता है PNP विच स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल नॉमिनेशन प्रोग्राम, फिर आता है AIPP, फिर बहुत सारे इस टाइप के अलग अलग आते हैं। वैसे AIPP की फुल फॉर्म है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड क्या है, आप किस ऑक्यूपेशन में हो, राइट। आप ट्रक ड्राइविंग वाले ऑक्यूपेशन में हो, होटल मैनेजमेंट वाले में हो, टेक्निकल में हो, फाइनेंशियल डिवीजन में हो, आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप मैरिड हो या नहीं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। एक जगह आपने गलत डिसीजन लिया, मान लो आप FSW के लिए एलिजिबल हो और आपने FST में अप्लाई कर दिया, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे डिनाई हो जाएगी, राइट। तो वो हमें नहीं करना। तो आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको ये डिटर्मिन करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। बाकी आई सी की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और ज़बरदस्ती मुझे आपको बोर करने की कोई इंट्यूशन है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वाली वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेगी। बाय द वे द नेक्स्ट पार्ट इज़ कमिंग अप टुमारो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आई होप आपको इस कंटेंट में थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी, थोड़ी सी हेल्प करी होगी। स्टे ट्यून फॉर टुमारोज वीडियो। आई विल सी यू देयर। अंटिल देन हैव अ नाइस वन।